Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Proof for GRF. So guys, मैं लास्ट पार्ट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीन समझा था कि प्राइस एंड अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एंड हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने फॉर्मूला समझा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिपोर्ट में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला समझा था एंड इसके अंदर एग्जाम्पल्स करे थे। अब हम देखेंगे, अब फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था हमने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, डिग्री पढ़ ली थी हमने। डिमांड करने क्या ईड इक्वल टू इन्फिनेटिव है, यानी जहाँ पे ईड इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। जो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है इसका मतलब ये होता है जहाँ पे है ना आपकी जो प्राइसेस होती है उसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं, फिर माइनर चेंजेस होता है, बट आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। इसके लिए वहाँ पे क्या हो जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो जाती है। अगर जो इसका डिमांड कर्व बनता है वो कैसा होता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप का होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाता है एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाता है। जो यहाँ पे एडी होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे इन्फिनेटिव होती है, एडी इज इक्वल टू इन्फिनेटिव होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर जो ना इसको डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ईडी इक्वल टू 0, ये किसमें होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होती है हमारे पास, इलास्टिक डिमांड क्या होती है, 0, यानी कि प्राइसेस में कितना भी चेंजेस को ना भी जो क्वांटिटी डिमांडेड रहती है कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। और उसके अंदर जो कर्व होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल शेप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एड इक्वल देन 1, इसमें जो आपके प्राइसेस के जितना चेंजेस हो रहा है उसकी है ना इक्वली आपको जो चेंजेस होगा किसी वो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंजेस होगा। इसका जो कर्व होता है वो कैसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में ईडी ग्रेटर देन ईडी लेस देन 1 है, इसमें क्या होता है, लेस इलास्टिक होती है, यानी कि आपकी जो प्राइसेस हो रही है उसमें चेंजेस हो रहा है उससे कम चेंजेस जब आपके क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ईडी लेस देन 1, यानी मोस्ट ऑफ द परसेंट चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी प्राइसेस में चेंजेस जितना प्राइसेस में चेंजेस और उससे कम चेंजेस आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसके लिए जो कर्व होता है वो कैसे होता है, स्टीपर कर्व होता है। आपको कैसे मिलेगा, आपको कर्व यहाँ पे खड़ा हुआ कर्व मिलेगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा वैसा बन गया कर्व, बट इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रीपर शेप का कर्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईडी ग्रेटर देन 1 की, इसके अंदर क्या होता है, जो अभी प्राइसेस में जितना चेंजेस हो रहा है उससे ज्यादा जब आपको चेंजेस आपके क्वांटिटी डिमांड में देखने को मिलते हैं, यानी प्राइसेस में चेंजेस तो कितना हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, बट आपको जो क्वांटिटी डिमांडेड में वो चेंजेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस देखने को मिलते हैं आपके पास। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। कर्व बनता है वो कैसा होता है, फ्लैटर शेप का होता है। इसमें जो कर्व होता है वो कैसा होता है, स्टीपर कर्व होता है। उसमें जो ईडी ग्रेटर देन 1 के अंदर जो कर्व होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे फ्लैटर कर्व होता है। ईडी लेस देन 1 में कैसा कर्व होता है, स्टीपर कर्व होता है हमारे पास में। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के। फर्स्ट मेथड क्या हमारे पास, कौन कौन से मेथड्स में बता दो, परसेंटेज। फर्स्ट मेथड क्या है, परसेंटेज मेथड। द परसेंटेज मेथड, और मतलब परसेंटेज मेथड को हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो और अर्थमेटिक मेथड भी बोल सकते हैं। मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड by dividing the percentage change in quantity demand by the percentage change in price। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में प्राइसेस में जितना चेंजेस हो रहा है उसका इफेक्ट हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में देखते हैं। इसका हमने ऑलरेडी फॉर्मूला, इसके एग्जांपल्स हमने करे थे लास्ट पार्ट के अंदर एंड इसको हमने फॉर्मूला भी समझा था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोर्शन मेथड। प्रपोर्शन मेथड भी सेम एज इट इज हम बोल सकते हैं परसेंटेज मेथड जैसा ही होता है। प्रपोर्शन मेथड को परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इसके अंदर क्या हो जाता है फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में क्वांटिटी डिमांड डिवाइड कर देते हैं चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस, यानी इसको हम कैसे निकलता है फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस और अपॉन क्वांटिटी डिमांड। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, प्राइस अपॉन में सॉरी चेंज इन प्राइस। ये क्या हो जाता है, इसका प्रपोर्शन मेथड का फॉर्मूला हो जाता है। आप चाहो चाहे परसेंटेज मेथड से निकालो चाहे प्रपोर्शन मेथड से निकालना है आपको, सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो एक
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पर परसेंट चेंज इन प्राइस और परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है आपके पास कितनी यूनिट्स गिवन है 20 यूनिट्स की। कितना गैप है आपके पास, देखिए 22 यूनिट्स से पहले आप कितनी होगी 20 यूनिट्स होगी, यानी कितनी यूनिट्स से आपके पास फॉर्मूला क्या और परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे फाइंड कर सकते हैं कि पास आपके पास जो है ना Q1 थी वो कितना है आपके पास में 22 थी और Q कितनी 20 थी, तो डिफरेंस कितना है 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। और इनिशियल जो ना क्वांटिटी डिमांड थी कितनी यूनिट्स की थी 20 यूनिट्स की थी, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा, आ जाएगी यहाँ पे 10% आ जाएगा। आप उसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10%। उसके बाद आप क्या निकालना है इट्स डिमांड है इट्स परसेंट चेंज इन प्राइस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है आपके पास 10% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कितना है आपके पास 10%। इनका आपस में ईडी से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ पे क्या आएगा ईडी इक्वल देन 1। और आपको ना जो ईडी होती है वो किसमें होता है हमेशा नेगेटिव में होता है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास में क्या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर टोटल आउटले मेथड जिसे हम रिवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं, यानी किसी भी जब हम ना कोई भी गुड्स होती है उसको परचेज करते हैं उस पर ना अपना जो मनी होती है वो स्पेंड करते हैं उसने किसी पर्सन को क्या होती है उसकी रिवेन्यू होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं रिवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं। इसको जो ना टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है उसको हमें किसने दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, इसने दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर जिसे हम टोटल आउटले मेथड भी बोल सकते हैं। इसको किसने दिया ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द चेंज इन प्राइस एंड द सब्सिक्वेंट चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन इट। इसने क्या बोला है किसी भी जो गुड्स होती है उसकी जो प्राइसेस होती है उसमें चेंज होने की वजह से उसको क्वांटिटी डिमांड में हम क्या करते हैं चेंजेस करते हैं। जब प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड चेंज करते हैं तो उससे किस पे इफेक्ट होता है टोटल एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट होता है। हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है एक्सपेंडिचर आ जाता है। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाती है एक्सपेंडिचर आ जाती है। तो इससे का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो प्राइसेस होती है उसमें चेंजेस होने की वजह से किस पे इफेक्ट होता है हमारे एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट होता है। इसमें क्या दे रखा है आपको इफ विथ फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीज, यानी मैं बताती हूँ अगर मान लो जो प्राइसेस हो रही है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब प्राइसेस मान लो आपकी कम हो रही है और जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास में इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। प्राइसेस कम होने पर आपका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और आपको पता है जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्या उसको हम क्या बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी होती है। इसने क्या यही बोला आपको कि विद ए फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीज, यानी जब आपकी जो प्राइसेस होती है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से डिमांड क्या करने लग जाती है इंक्रीज करती है जिसकी वजह से आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता है आपके पास में इंक्रीज हो जाता है। और जब प्राइसेस होती है वो राइज करती है, यानी जब प्राइसेस इंक्रीज होती है जिसकी वजह से जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है फॉल्स होता है। इन दोनों बीच में जो रिलेशनशिप हुआ वो कैसा हुआ नेगेटिव रिलेशन हुआ या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। जहाँ पे जो आपकी ईडी होगी लास्ट जो डिमांड होगी कैसे हुई ग्रेटर देन 1 होगी। लास्ट डिमांड कैसे होती है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो जाती है। उदाहरण जब अगर प्राइस इंक्रीज हो वहां पे जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाए और दोनों बीच में क्या हो इनवर्स रिलेशनशिप होती है वहां पे जो इलास्टिक जो डिमांड हो कैसे ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। बट आपके पास में मान लो जो आपका ना एक्सपेंड कर रहे हो देखो इसमें ना हमारे पास टेबल भी गिवन है कि जब हमारे पास में 4 रुपीज प्राइस थी किसी यूनिट्स की तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करते थे 140 क्वांटिटी डिमांड करते थे। 4 का 140 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। और जब आपकी जो प्राइसेस होती है 4 से इंक्रीज होगी 5 यूनिट्स हो गए तो आप कितनी डिमांड कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो और टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो 500 यूनिट्स का एक्सपेंडिचर कर रहे हो। इट मींस क्या हो रहा है आपके पास में जबकि जो प्राइसेस थी वो कम हो जाने जब आपके प्राइसेस 4 यूनिट्स तो आप कितनी टोटल एक्सपेंडिचर कितना करो 560 यूनिट्स का करो। पर जैसे ही जो आपके प्राइसेस होती है वो 4 से इंक्रीज होकर 5 हो जाती है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक मेथड। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है आपके पास में जहाँ पे ईडी क्या होती है इक्वल देन
वन होती है, यानी कि जो आपकी प्राइसेस होती है उसमें कितना भी चेंजेस होता है, बट जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें कोई भी चेंजेस होता है, नो चेंजेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, नो चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या जैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है इसके अंदर। तो क्यों क्या बोले, इफ राइजिंग प्राइस और फॉल इन द प्राइस, डिमांड फॉल्स और राइज रिस्पेक्टिवली। अगर डिमांड होगी फॉल्स और राइज होगी, बट आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्या होगा, रिमेन द सेम रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आप जो आपकी इलास्टिक जो डिमांड होती है कैसी होती है, यूनिटली इलास्टिक डिमांड होती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ईडी इक्वल देन वन बोलते हैं। इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, नो रिलेशनशिप होता है। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई, यानी कि आपकी जो प्राइसेस होती है कितने भी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, बट आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर रहता है वो कैसे होता है, तो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। यानी कि दोनों के बीच में जो प्राइस और एक्सपेंडिचर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी। कहाँ पे मिलती है, देखो मान लो जो आपकी प्राइसेस हो रही है वो 5 रुपीज है, उस पर हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो कितनी यूनिट्स की करें, 100 यूनिट्स की, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है हमारे पास 500, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और जैसे हमारी जो प्राइसेस हो रही 5 से कम होके 4 रुपीज हो गई, तो हम क्वांटिटी कितनी यूनिट्स की करें, इसमें 120 यूनिट्स की कर रहे हैं। यानी कि जब आपके पास और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी इसने क्या बोला, जैसे आपकी जो प्राइसेस हो रही है वो इंक्रीज हो गया, तो आपने क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी, बट आपको जो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्राइसेस के इंक्रीज होने से आपको जो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए, प्राइसेस के कम होने की वजह से आपको जो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है वो कैसा हो रहा है, प्राइसेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में जो रिलेशनशिप हो रहा है वो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसने क्या बोला, इफ विथ फॉल इन प्राइस डिमांड राइजेस, की आपकी जो प्राइसेस होती है वो राइज होती है, डिमांड आप नॉर्मली राइज करते हो, बट अब आपको इस रिलेशनशिप किसमें देखना है, प्राइसेस के बीच में देखना है और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप को देखना है। तो आपने क्या बोला कि अगर प्राइसेस भी कम होने की वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है एंड प्राइसेस की राइज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज कर रहा है, तो आपको जो डिमांड कम होता है वो क्या होगा, लेस इलास्टिक हो सकते हैं हम। इसके डिमांड का कैसा होता है, लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन होता है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि प्राइसेस ही कम होने पर मैं एक्सपेंडिचर भी कम करूँ, प्राइसेस की इंक्रीज होने पर मैं एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करे, तो इस बीच में जो रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, ईडी लेस देन वन होता है वहां पे। तो हमने क्या देखा, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हमने फर्स्ट क्या देखा, हमने फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा था, परसेंटेज मेथड देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, प्रपोर्शन मेथड देखा, उसके बाद में हमने क्या देखा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम आउटली मेथड भी बोल सकते हो या फिर रिवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 3 इलास्टिसिटी होती है, एक तो मोर देन इलास्टिक, मोर देन वन होती है, एक लेस देन वन होती है, और ये क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईडी इक्वल देन वन होता है। अब इसका देखो मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में हमने इसका ना सम अप कर लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, ताकि चीज समझ में आ जाए हमारे पास में। जब हमारी जो प्राइसेस थी वो क्या थी, हमारे पास 150 यूनिट्स थी, तो हमने कितना आउट हम कितना इस पे ना जो एक्सपेंडिचर हो कितना करे थे, 450 यूनिट्स हम क्या करे थे इस पे स्पेंड करे थे। मैंने जो टोटल एक्सपेंडिचर 450 का था, जैसे जो हमारी प्राइसेस हुई 150 से कितनी कम हो गई है, 125 यूनिट्स हो गई, 125 रुपीज हो गई है, बट हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्या हुआ है, इससे इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें दो जो रिलेशनशिप है, यानी जब हम 150 पे 450 करते, जैसे जो प्राइसेस हुई वो कम हुई, बट जो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। प्राइसेस के कम होने पर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, ईडी ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि पहले हम हमारी जो प्राइसेस हुई 125 कितनी कम हो गई, 100 यूनिट्स कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 500 यूनिट्स ही बना रहा है। यानी हमारी जो प्राइसेस हो रही है वो कम हो रही है, बट हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो क्या, उसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है, नो चेंजेस। तो किसमें वो नहीं होता चेंजेस, ईडी इक्वल देन वन, यानी जिसमें नो रिलेशनशिप होता है, सिर्फ प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, वहां पे क्या होता है, ईडी इक्वल देन वन होता है। देन हमारे पास में क्या हुआ, 100 रुपीज से जो हमारी जो प्राइसेस है वो कितनी रुपीज हो गई, 75 रुपीज हो गई, जिसकी वजह से हमारा टोटल आउटले क्या हो गया है, एक्सपेंडिचर कम हो गया, यानी प्राइसेस की कम होने की वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए। इन दोनों बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और डायरेक्ट रिलेशनशिप में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है क्या होती है, लेस देन वन होती है। ईडी ग्रेटर देन वन में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो कैसा, नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन, जिसके अंदर हमारा जो डिमांड का होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है।
और ईडी इक्वल एंड 1 के अंदर जो डाउन इसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, नो रिलेशनशिप होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता, इसमें क्या हो रहा है सेम है, नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। और ईडी लेस देन 1 के अंदर जो हमारा रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव डाउन पॉजिटिव आपका डिमांड कर्व होगा, जिसकी वजह से जो आपका डिमांड कर्व कैसा हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड डिमांड कर्व हो रहा है। यानी जहाँ पर नेगेटिव डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप, वहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कैसे होगी, ईडी ग्रेटर देन 1, एंड आपका जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, वहाँ पर नेगेटिव डिमांड कर्व होता है, यानी डाउनवर्ड डिमांड कर्व होता है। एंड जहाँ पे ईडी इक्वल देन 1 वहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिलेशनशिप होगा, नो रिलेशनशिप, तो वहाँ पे डिमांड होगा कर्व भी कैसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। एंड जैसे आपकी जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उसके लिए जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे अपवर्ड डिमांड कर्व होता है, जैसे जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, जिससे आपको अच्छी क्लियरिटी और हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच बताना है आपको विद रिगार्ड्स टू प्राइस, इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल। आपको चेंज इन प्राइस दे रखी है आपको यहाँ पे, और चेंज इन टोटल रिवेन्यू दे रखा है आपको, ठीक है, जो हमने अभी करा है। तो इसने क्या बोला, हमने क्या क्या पढ़ा है इसके, एक तो लेस देन 1 पढ़ा है, एक इक्वल देन 1 पढ़ा है, और एक हमने क्या पढ़ा है, मोर देन 1 पढ़ा है। जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो के अंदर भी सेम रिलेशनशिप होता है, नहीं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकते हैं, जहाँ की आपकी जो प्राइसेस हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो आपकी जो रिवेन्यू होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपकी प्राइसेस डिक्रीज हुई तो आपको रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है आपको। अब क्या दे रखा है, लेस देन 1 के अंदर, लेस देन 1 में क्या दे रखा है, जो प्राइसेस हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट जो आपकी टोटल रिवेन्यू हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। हमने जैसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों जो लेस देन 1 होगी वो आपके पास जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि प्राइसेस की कम होने की वजह से हमारा जो टोटल रिवेन्यू होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्राइसेस इंक्रीज होने का होगी तो हमारा जो टोटल रिवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट इसमें क्या देखा है, जो आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है बट आपका टोटल रिवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्राइसेस डिक्रीज हो रही है तो आपका रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये किसके अंदर पढ़ा था हमने, मोर देन 1 इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ा था, ईडी ग्रेटर देन 1 के अंदर हमने पढ़ा। तो ये क्या हो गया, आंसर नंबर ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल टू 1, इसमें क्या होता है, नो चेंजेस, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपकी जो प्राइसेस हो रही है वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, बट आपकी जो टोटल रिवेन्यू होती है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें क्या होता है, नो चेंजेस होता है, किसी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, नो चेंजेस हो रहा है। देन हमने क्या पढ़ा, मोर देन 1 के अंदर क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आपकी जो प्राइस हो रही है वो इंक्रीज हो रही तो हमारा टोटल रिवेन्यू हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। एंड जो आपकी प्राइस डिक्रीज होगी तो टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन अब क्या है हमारे पास में, पॉइंट एंड ग्राफिक इलास्टिसिटी मेथड। इसको हमें किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था इस मेथड को। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफिक मेथड भी बोल सकते हैं, जिसको किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के अंदर क्या होता है, देखो ये जैसे ही देख रहा है आपको कि डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व किसी भी पॉइंट पे जब हम आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी होती है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट मेथड का, फिर ग्राफिक इलास्टिक मेथड का यूज करते हैं हम इसके अंदर। तो ये क्या होता है, हमारे पास डिमांड कर्व, इसके अंदर जो डिमांड कर्व यहाँ का जो स्लोप हो रहा है वो आपको कैसे दिख रहा है, स्लोप बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। स्लोप तो इसके अंदर क्या होता है, स्लोप होता है जो हमारा इक्वल होता है, एंड जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो इसने क्या बोला यहाँ पे कि इक्वल स्लोप होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। जो इसका स्लोप होता है वो कैसा होता है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बोलते हैं। बट जो इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है क्या होती है, हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी होती है वो डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखा हुआ हमारे को सबसे पहले क्या देखा, इसके अंदर ईडी इक्वल टू 0। देखो मान लो डिमांड कर्व है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी सेम पार्ट हो गया और यहाँ पे भी सेम हो गया। यानी कि जो लोअर सेगमेंट है उसके अंदर पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और जो अपर सेगमेंट है उसके अंदर भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईडी इक्वल देन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास में, मान लो हम ईडी यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, हमारे को यहाँ पे इलास्टिसिटी हमारे को फाइंड करनी हो। देखो जो आपका यहाँ पे अपर सेगमेंट है वो तो क्या आपके पास 1 है, और जो लोअर सेगमेंट है वो क्या आपके पास में 0, यानी 0 अपॉन में 1। तो 1 का आप डिवाइड दोगे 0 के अंदर तो क्या आंसर आ जाता है, 0। यहाँ पे ईडी क्या होगी, यहाँ पे
जीरो हो जाती है, यानी एक्स अक्ष के पॉइंट के ऊपर जो ईडी होती है वो क्या होती है हमारे पास में जीरो होती है, एंड जो वाई अक्ष की जो पॉइंट होता है वहां पे ईडी क्या होती है इन्फिनेटिव। अब देखो कैसे इन्फिनेटिव होती है, जो अपर सेगमेंट है वहां पे तो क्या है बिल्कुल अपर सेगमेंट है कोई नहीं है यहाँ पे, तो अपर सेगमेंट क्या होगा यहाँ पे जीरो, और जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है हमारे पास में वन है, तो वन का आप डिवाइड होगी जीरो के अंदर, तो वहां पे आंसर क्या है, जीरो में किसी चीज का डिवाइड देते हो हमेशा क्या आता है इन्फिनेटिव आंसर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा ईडी क्या होगा यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गई। इन्फिनेटिव एंड वन के बीच में जो ईडी होती है वो कैसी होती है ग्रेटर देन वन होती है, एंड जो वन और जीरो के बीच में जो ईडी होती है वो क्या होती है लेस देन वन होती है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा ये। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो शेप होती है वो कैसी होती है ऐसी होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो शेप होती है आपको जो स्लोप दिख रहा है वो कैसा हो रहा है, ये सेम स्लोप दिख रहा है या फिर डिफरेंट है, अलग अलग स्लोप है इसके अंदर, बट जो आपके पास इसके अंदर जो पॉइंट है ना, ये जो मान लो ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट, इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे जो ईडी होती है वो कैसी होती है इक्वल टू वन होती है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होती है वहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है सबके सारे पॉइंट्स के ऊपर ईडी वन होती है, बट जो उसका स्लोप होता है वो कैसा होता है डिफरेंट होता है स्लोप, जैसे आप देख भी सकते हो इससे जो इसका स्लोप होता है वो कैसा है अलग है डिफरेंट स्लोप अनइक्वल स्लोप है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है अनइक्वल स्लोप होता है, बट जो इलास्टिसिटी होती है कैसी होती है यहाँ पे इक्वल होती है, यानी ईडी इक्वल देन वन इलास्टिसिटी होती है, और यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन आया हुआ है देखो, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व ऑल इट्स पॉइंट, रेक्टेंगुलर डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है इक्वल स्लोप होती है, इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी किसमें पढ़ा था हमने, इक्वल स्लोप्स एंड इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी किसमें पढ़ाई थी हमने, अनइक्वल स्लोप होती है बट क्या होता है अनइक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होती है नहीं, यहाँ पे क्या होता है अनइक्वल जो स्लोप होती है बट जो इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर क्या होता है हमारे पास अनइक्वल स्लोप होती है बट इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी होता है, एंड स्ट्रेट लाइन डिमांड करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है हमारा स्लोप होता है तो इक्वल होता है, बट जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है यहाँ पे डिफरेंट होती है अनइक्वल इलास्टिसिटी होती है, तो ये याद रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन हम क्या पढ़ेंगे आर्क इलास्टिसिटी मेथड में कौन कौन सी मेथड पढ़े हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा परसेंटेज मेथड, फिर हमने क्या क्या पढ़ा प्रोपोर्शन मेथड, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसे हम आउटले मेथड भी बोल सकते हैं, फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको रिवेन्यू मेथड भी बोल सकते हैं। देन हमने क्या पढ़ा पॉइंट ग्राफिक मेथड या फिर इलास्टिक मेथड पढ़ा था। देन अब क्या पढ़े हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड जिसे हम क्या बोल सकते हैं एवरेज मेथड बोलते हैं, इसको भी किसने दिया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया ये भी, ठीक है। तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है देखो, मान लो ये कि आपके पास में डिमांड कर्व है, ठीक है, डिमांड कर्व की किसी भी पॉइंट डिमांड कर्व है, इसके अंदर आर्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 पॉइंट्स उसके ऊपर आर्क लगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी इसके बीच में आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए आप किसका यूज करोगे आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज करोगे आप। और जो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है उसके अंदर क्या था, मान लो आपके पास डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड करनी हो ना तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, या फिर इसका बोल सकते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड या फिर ग्राफिक इलास्टिक मेथड का यूज करते हैं। बट जो हमारे पास जो आर्क लगे हुए उसके बीच में हमारे डिस्टेंस उसके बीच में हमारे इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज करते हैं। तो इसने क्या बोला मेजर्स एवरेज इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में हम इलास्टिसिटी निकालते हैं इसके अंदर, तो इसका फॉर्मूला देखो कैसा होता है। नॉर्मल हमने फॉर्मूला पढ़ा तो कैसा पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने पढ़ा था, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको हमारे क्वेश्चन में हमने क्या बोला इसका जो नाम उसी में आपको पता चल रहा है एवरेज मेथड, यानी इसमें हम क्या निकाल फाइंड करते हैं एवरेज फाइंड करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस तो रहेगा हमारे पास, बट हम ना तो इसमें इनिशियल क्वांटिटी लेंगे ना ही हम इसके अंदर न्यू क्वांटिटी लेंगे, इसके अंदर हम क्या लेंगे इन दोनों को क्वांटिटी का एवरेज फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में दोनों क्या निकालना है हमारे को इस जो डिमांड का गिवन है हमारे को इसके अंदर जो इसके अंदर हम क्या निकालते हैं इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसका हम क्या निकालते हैं इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे को एवरेज निकालना होता है इन दोनों बीच में जो हमारे को इलास्टिसिटी फाइंड करना इसलिए हमारे को क्या निकालना होता है एवरेज निकालना होता है। इसको हम एवरेज को कैसे निकालते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q1 जो हमारी इनिशियल जो क्वांटिटी वो
प्लस जो हमारी न्यू क्वांटिटी उसको लेंगे, और जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2। सेम ऐसे ही हमारा क्या करना है, चेंज इन प्राइस अपॉन में P1 प्लस P2, और इन दोनों क्या ले लेंगे फिर हम एवरेज P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम 2। तो क्या होगा, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास में क्या बचेगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसको जो है ना जब हमारे पास में डिवाइड में होता है उसको हम ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, P1 प्लस P2 अपॉन में क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन प्राइस। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस को हम एक साथ ले आएंगे, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। सभी तो ये एग्जाम में आया हुआ नहीं, बट एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना इसका फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो हमने जो मेथड्स थे, हमने प्राइस इलास्टिसिटी के सारे मेथड्स हमने कर लिए कवर, कि मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कौन कौन से मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज मेथड पढ़ा था, उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, प्रपोर्शन मेथड पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज मेथड, उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, प्रपोर्शन मेथड, में क्या पढ़ा, परसेंटेज मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा प्रपोर्शन मेथड, उसके बाद में देन हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, जिसे हम टोटल आउटले मेथड या फिर रिवेन्यू मेथड भी कहते हैं। देन हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, पॉइंट ग्राफिक या फिर इलास्टिक मेथड पढ़ा। देन हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, आर्क इलास्टिक मेथड या फिर एवरेज मेथड पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस इलास्टिक मेथड, यानी सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लिया, हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी टू गुड्स होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप होता है उसको हम देखते हैं, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास टू गुड्स होती है, कौन कौन सी गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। कौन कौन सी गुड्स होती है हमारे पास में, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, कौन सी गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। इतना हम ये बोल सकते हैं किसी भी गुड्स की जो प्राइसेस होती है उसमें चेंज होने की वजह से जो रिलेटेड गुड्स होती है ना, उसमें उसकी जो क्वांटिटी डिमांड में कितना इफेक्ट हो रहा है, कितनी चेंजेस हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड चेंज, की एक गुड्स की जो प्राइसेस में चेंज होने की वजह से उसकी जो डिमांड में कितना इफेक्ट, उससे रिलेटेड जो डिमांड गुड्स है उसकी डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है, उससे हम क्या कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो इसका फॉर्मूला क्या है, उसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स गुड्स, कि एक्स गुड्स की मतलब ये यहाँ से करो, परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स, की वाई की गुड्स के अंदर प्राइसेस में चेंज होने की वजह से उसकी जो उससे रिलेटेड गुड्स है, जो एक्स गुड्स, उसको जो क्वांटिटी में कितना इफेक्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम इस स्टेप से लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ चेंज इन क्वांटिटी एक्स का क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स दे रखा है, और चेंज इन पी वाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई, और पी वाई का मतलब क्या होता है, इनिशियल प्राइस क्या है गुड्स वाई की, और जो क्वांटिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी क्या है गुड्स एक्स की। देन हमारे पास 3 डिग्रीज होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, कैसी गुड्स होती है जो एक दूसरे से अनरिलेटेड गुड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है हमारे पास में, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, दो गुड्स से उन दोनों जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव होता है, यानी किसी एक गुड्स की जो प्राइसेस हो रहा है उसमें चेंज, उसमें मान लो एक गुड्स की जो प्राइस हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एक गुड्स की जो प्राइसेस हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो दूसरे गुड्स की जो
क्वांटिटी डिमांडेड तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों के गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। लाइक टी एंड कॉफी, मान लो जो टी की जो प्राइस हो रही है इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज होता है। आपकी जो टी है, जो टी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लो अभी कॉफी की प्राइस क्या हो रही है, फॉल कर रही है, तो आपकी जो डिमांड होगी टी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। उसका जो डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका, पॉजिटिव ऐसा बनता है। इसका नेगेटिव क्लोज लास्टिटी में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर इन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास टू गुड्स है, कार है एंड पेट्रोल है। तो कार की प्राइसेस हो रही, मान लो जो पेट्रोल की प्राइसेस हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या करें, कार की जो डिमांड हो रही है वो कम कर रहे हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। पेट्रोल की प्राइसेस हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से आप जो कार की डिमांड करोगे वो क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इससे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ये होता है। एंड इसका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, इसका डिमांड को आपसे पूछते हैं, नॉर्मली आपसे ये पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे रिलेशनशिप होता है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एंड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये याद रखना आप लोग। एंड जीरो क्रॉस लास्ट, जिसको नेम से पता चल रहा है, जीरो क्रॉस लास्ट यानी कि दो गुड्स ऐसी गुड्स जिनमें कोई भी रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे बिल्कुल क्या है, अनरिलेटेड गुड्स होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उनमें जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। एग्जाम्पल पेन है, लेकिन कोई रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो इनमें जो क्लोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, जीरो होती है। जो एक दूसरे से रिलेशनशिप इन अनरिलेटेड गुड्स होते हैं। सही क्वेश्चन देख लो, क्लोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मेट्रो राइड्स इज 0.8 and total ridership per day 1.5 lakh. If prices of bus rides by 5%, the change in total metro ride will be. देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, सब प्रथम क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्लोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड इज 0.8 एंड आपको ऑलरेडी दे रखी क्लोज इलास्टिसिटी कितनी है, 0.8 दे रखी है। ठीक है, एंड टोटल राइडरशिप पर डे दे रखी है 1.5 लाख। यानी आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्लोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्या आ जाएगी, मेट्रो राइड्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस आ जाएगी। यानी कि आपकी जो बस की जो प्राइसेस हो रही राइड की वो क्या हो रही, 5% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, राइज कर रही है, प्राइस लिख लेना यहाँ पे, राइज कर रही है प्राइसेस 5% क्या हो रही है, जिसकी प्राइसेस हो रही है क्या कर रही है, इसकी राइज कर रही है। यानी कि जो आपकी बस है उसकी जो प्राइसेस 5% राइज कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी मेट्रो है उसकी जो डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या करेगी, उसके अंदर इंक्रीज करेगी, जब उसकी प्राइसेस राइज करती है उसके अंदर। तो द चेंज इन टोटल मेट्रो राइड्स विल आपको बताने की टोटल मेट्रो में कितना चेंजेस आया है। अब क्लोज इलास्टिसिटी डिमांड ऑलरेडी गिवन है आपके पास 0.8, बट वो परसेंटेज चेंज इन मेट्रो आपके पास गिवन नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन में क्या दे देंगे यहाँ पे हम, कि आपके पास बस की राइड दे रखी है, आपको प्राइसेस में कितना परसेंट चेंजेस आया, 5% का चेंजेस। तो 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। देन हम क्या करेंगे, इसके जो पर डे राइड कर 1.5 लाख करें, 1.5 का 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देन हम देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी देखते हैं, हमने क्या देखा था, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, उसके मेथड्स देखे उसके बारे में हमने, फिर हमने क्रॉस इलास्टिसिटी देखा, हम क्या देख रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी देख रहे हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू गिवन परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें प्राइसेस का नेम नहीं है, इसमें क्या आ रहा है, कंज्यूमर की इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होने की वजह से अभी जो क्वांटिटी डिमांड में कितना इफेक्ट चेंजेस हो रहा है, उसी हम क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं, कि कंज्यूमर की इनकम में कितना इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से अभी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन
परसेंटेज चेंज इन इनकम, कि परसेंट चेंज इन इनकम में चेंजेस डिमांड में कितना चेंज, सेम फॉर्मूला बट आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसमें कौन कौन सी इनकम इलास्टिसिटी में कौन कौन सी है ना जो गुड्स होती है वो इफेक्ट करती है। देखो इसमें कौन कौन से है ना वो इलास्टिसिटी कौन कौन सी होती है, कौन से गुड्स में। सबसे पहले हमारे पास में क्या, इंफीरियर गुड्स। मान लो आपके पास कंज्यूमर क्या करता है, इंफीरियर गुड्स का की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, चीप क्वांटिटी होती है। मान लो कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज होती है, तो क्या चीप क्वांटिटी की गुड्स परचेज करेगा, नहीं करेगा ना कभी भी। तो क्या करेगा, गुड्स को कौन सी गुड्स परचेज करेगा, जिसकी क्वांटिटी होगी पहले से ज्यादा अच्छी होगी, जिसको वो अच्छे से परचेज कर सकता है क्वांटिटी वाले गुड्स को, जिसकी वजह से जो है ना इनकम इलास्टिसिटी होती है इंफीरियर गुड्स की वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यानी ईटी लेस देन 1 ईडी लेस देन 0 हो सकती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिव हो सकती है। लाइक हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर की जैसी इनकम इंक्रीज होती है ना, वो जो इंफीरियर गुड्स होती है उसको क्या करता है, वो कम परचेज करने लग जाएगा। जैसे कंज्यूमर की इनकम कम होगी वो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है क्या कर देगा, इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इन दोनों जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। देन क्या, ईडी इक्वल टू 0 इन डिफरेंट गुड्स। इंडिफरेंट गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिसको इंडिफरेंट गुड्स भी बोल सकते हैं, ऐसे गुड्स जिसको हमारे परचेज करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसके अंदर चाहे उसकी प्राइसेस कितनी भी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज, बट उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कैसे होती है, कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंट गुड्स कहते हैं। देन हमारे पास में क्या, 0 to 1 जिसकी इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में होती है, कौन सी गुड्स होती है हमारे पास में, नेसेसिटीज गुड्स होती है। नेसेसिटीज गुड्स कौन सी होती है, लाइक हम बोल सकते हैं मेडिसिन हमारे पास में क्या होती है, नेसेसिटी की इसकी जो प्राइस हो रही है उसमें चेंजेस होने की वजह से हम क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस करते नहीं करते हैं, तो क्या होती है, किसके बीच में होती है, जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। देन हमारे पास में क्या आती है, कंफर्ट गुड्स आती है। कंफर्ट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है कैसी होती है, 1 to 2 के बीच में होती है। देन हमारे पास में क्या आती है, लग्जरी गुड्स की जो इसकी सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी होती है ना वो लग्जरी गुड्स की होती है, वो कितनी होती है, 2 and above के बीच में होती है। वो सबसे कम इलास्टिसिटी होती है, वो नॉर्मल देखते हैं तो इंडिफरेंट गुड्स की, तो जो एग्जामिनर है आपकी जो एग्जाम क्वेश्चन है वो नेसेसिटीज सबसे कम इलास्टिसिटी देता है, सबसे कम इलास्टिसिटी होती है हमेशा ध्यान रखना इंडिफरेंट गुड्स की एंड नेसेसिटीज गुड्स की होती है। इंफीरियर गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है। कंफर्ट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है 1 to 2 के बीच में होती है। जो लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी होती है कैसी होती है, 2 and above होती है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीज फ्रॉम 10,000 to 12,000। यानी जो कंज्यूमर की जो इनकम हो रही है वो 10,000 से 12,000 की इंक्रीज हो रही है, 2,000 उसकी जो इनकम है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम कैसे निकालते, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कितना डिफरेंस है, हमारे पास परसेंटेज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास इनिशियल इनकम कितनी अपॉन में न्यू इनकम कितना, इनिशियल इनकम अपॉन चेंज इन इनकम की हमारे पास में 10,000 से 12,000, यानी 12,000 10,000 की इनकम कितना डिफरेंस आया, 2,000 का डिफरेंस है। हमारे पास इनिशियल इनकम कितनी है, हमारे पास में 10,000, अपॉन में क्या कर देंगे, हमारे पास में 10,000 कर देंगे, 3 and 4 मल्टीप्लाई करके कर देंगे 100 कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, परसेंटेज चेंज इन इनकम आ जाएगी। कितनी आएगी हमारे परसेंटेज चेंज इन इनकम, 20% आ जाएगी। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इफेक्ट हो रहा है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने की वजह से। तो इससे भाई क्या हो रहा है, डिमांडेड क्या हो रही 30 kg थी, अब कितनी करने लग गया वो 40 kg करने लग, कितना डिफरेंस है हमारे पास में, 10 kg का डिफरेंस आ गई। 10 kg इसने इंक्रीज कर दी, किस पे इंक्रीज कर दी, इसने 30 kg पे इंक्रीज कर दी। पहले कितनी इनिशियल जो डिमांड करता था कितनी करता, 30 करता, मल्टीप्लाई क्या कर दो या 100 से कर दो, कितना आंसर आ जाएगा इसका, जब आप इसको सॉल्व करोगे जब इसका 33.33% आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 33 3 एंड देन 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपके पास, 33.33 है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना है आपके पास में, 20% है। तो इसका आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर, 1 पॉइंट, सॉल्व करोगे इसका आंसर तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1.6 and 7।
सॉरी 1.66 आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.66 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आई होप सो गाइज आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज गाइज इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।